साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा पर रूस के साथ बातचीत करने के लिए सहमति जताई है। तो देखिए, यह खबर ऐसे समय में आई है जब रूस ने अपने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया है। अब हम यहाँ पर यूक्रेन और रूस से जुड़े हुए जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ है, यूएस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने कुछ खास रूसी बैंकों को स्विफ्ट के माध्यम से प्रतिबंधित करने पर सहमति व्यक्त की है। अब प्रश्न उठता है कि स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह बेल्जियम में स्थित एक गैर सूचीबद्ध फर्म है। यह वास्तव में बैंकों के एक सहकारी निकाय के समान है। यह फर्म स्वयं कोई भी धन हस्तांतरण नहीं करती है, हालांकि इसकी संदेश प्रणाली बैंकों को तीव्र, सुरक्षित और किफायती रूप में वित्तीय संवाद करने का साधन प्रदान करती है। बैंक आपस में धन हस्तांतरण, ग्राहकों के लिए धन हस्तांतरण और परिसंपत्तियों को खरीदने एवं बेचने के लिए ऑर्डर के बारे में पुख्ता संदेश भेजने हेतु स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग करते हैं। यह प्रतिबंध रूसी वित्तीय संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से अलगाव सुनिश्चित करेगा। साथ ही यह वैश्विक स्तर पर रूस के वित्तीय संस्थाओं की कार्य क्षमता को हानि पहुंचाएगा। अगला घटनाक्रम क्या होता है, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मुकदमा दायर कर यह मांग की है कि रूस को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि उसने आक्रमण को सही ठहराने के लिए नरसंहार की अवधारणा की गलत व्याख्या की है। आईसीजे ये संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा की गई थी। यह न्यायालय नीदरलैंड के द हेग के पास के पीस पैलेस में स्थित है। यह न्यायालय 15 न्यायाधीशों से मिलकर बना है। ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तथा भारत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश दलवीर भंडारी जो है इस आईसीजे के वर्तमान न्यायाधीशों में शामिल हैं। और आईसीजे की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। आगे चलते हैं, अगला घटनाक्रम है, भारत यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रेजुलेशन या संकल्प या प्रस्ताव से दूर रहा है। देखिए, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत भी यूएनएससी रेजुलेशन पर जो है मतदान से दूर रहा। रूस द्वारा वीटो का उपयोग किए जाने के कारण इस रेजुलेशन पारित नहीं हो सका है। इस रेजोल्यूशन में रूस से यूक्रेन के खिलाफ बल प्रयोग को बंद करने, अपनी सभी सेनाओं को वापस बुलाने आदि का आह्वान किया गया है। मतदान से दूर रहकर भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान की बात पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही भारत ने सभी देशों से इन सिद्धांतों का सम्मान करने का भी आह्वान किया है। जो अगला घटनाक्रम है वह था भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा। तो यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बचाव मिशन या अभियान है। इसके तहत वर्तमान में यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी द्वारा एनजीटी ने यह टिप्पणी की है कि भूजल निकासी के विनियमन पर केंद्र के दिशा निर्देशों में कुछ भी नया नहीं है और यह नए कवर में पुरानी योजना को ही प्रस्तुत किया गया है। एनजीटी के अध्यक्ष के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भूजल निकासी को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए जारी दिशा निर्देश मोटे तौर पर अधिकरण द्वारा बार बार और लगातार दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं है। ये दिशा निर्देश समस्या के मूल कारण और प्रमुख मुद्दों का समाधान नहीं करते हैं। मूल कारण और प्रमुख मुद्दों में शामिल क्या है, इसमें शामिल है भूजल का संरक्षण और बचाव, भूजल स्तर में कमी को रोकना, भूजल के पुनर्भरण और पुनरुद्धार के लिए प्रभावी प्रयास। देखिए, इससे पहले केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूजल की निकासी को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों में शामिल है, क्या शामिल है, कुछ कंपनियों या उद्योगों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे भूजल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी अवश्य प्राप्त करें। और ये जिनको एनओसी प्राप्त करना है ये हैं नए और मौजूदा उद्योग, अवसंरचना परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं और भूजल निकालकर बड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति करने वाली कंपनियां। तो इन्हें एनओसी प्राप्त करना आवश्यक है, अनिवार्य है। छूट किसको दी गई है, तो घरेलू उपभोक्ताओं जैसे कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं, सशस्त्र बलों, किसानों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक सीमा तक
भूजल निकासी के लिए एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई, एक सीमा तक, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं दी गई है। एनओसी धारकों को भूजल निकासी की मात्रा के आधार पर भूजल निकासी और पुनरुद्धार शुल्क का भुगतान करना होगा तथा औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए वार्षिक जल लेखा परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। साथ ही एनओसी की शर्तों का पालन न करने पर 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भारत में भूजल निकासी की वर्तमान स्थिति के बारे में। तो भारत विश्व में सबसे अधिक भूजल का उपयोग करता है। यह वैश्विक भूजल निकासी का लगभग 25% आता है। हाल ही में कुल 6,881 भूजल इकाइयों का आकलन किया गया है। इनमें से 17% से अधिक दोहन, 17% को अत्यधिक दोहन, 5% को संकटग्रस्त, 14% को अर्ध संकटग्रस्त और 63% को सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब बात कर लेते हैं, तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व पर काम करना शुरू कर दिया है। कुछ समय पहले तमिलनाडु सरकार ने एक डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की थी। यह रिजर्व भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में स्थापित किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं ये जो डुंगोंग प्रजाति है, इसका समझ खतरे क्या हैं? तो निम्न प्रजनन दर, जल प्रदूषण, तटीय परितंत्र का नुकसान, मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाना और नाव ट्रॉलरों आदि से दुर्घटना। देखिए, डुंगोंग के बारे में बात करें तो डुंगोंग या समुद्री गाय एकमात्र समुद्री शाकाहारी स्तनधारी जीव है। यह डुंगोगिडे कुल की एकमात्र जीवित प्रजाति है। ये समूहों में रहते हैं और इन्हें सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। इनमें स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं। इनकी आयु लंबी होती है लेकिन जनन दर जो है कम होती है। इनका गर्भधारण काल जो है लंबा होता है और ये 2 से 7 वर्ष की अवधि में मात्र एक संतान को जन्म देते हैं। हाथियों को इनका सबसे नजदीकी संबंधी माना जाता है। हालांकि डॉल्फिन और अन्य स्तनपायी समुद्री जीवों अर्थात केटाशियन की प्रजातियों के विपरीत डुंगोंग के 2 नथुने होते हैं। क्या होते हैं? 2 नथुने होते हैं। साथ ही इनके पीठ पर कोई मीन पच या डोर्सल फ्लिन नहीं होता है। ये भूमध्य रेखा से लगभग 28 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय व द्वीपीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में इन्हें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक खाड़ी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखा जा सकता है। डुंगोंग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पशु है। डुंगोंग की संरक्षण वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध जीव है। वहीं यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में सूचीबद्ध जीव है और आयुष्मान की रेड लिस्ट में इसे सुबोध या वनरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने 5 साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यह शॉर्ट में ABDM कह सकते हैं, कि राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। तो देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसका उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य संरचना विकसित करने के लिए आवश्यक आधार तैयार करना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस मिशन के उद्देश्य क्या है? तो अत्याधुनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों की स्थापना करना। इसके तहत डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत डेटा और इसके बाधा रहित आदान प्रदान हेतु आवश्यक अवसंरचना का प्रबंधन किया जा रहा है। दूसरा, रजिस्ट्री का निर्माण करना। देखिए, इसके तहत उपयुक्त स्तरों पर क्लिनिकल संस्थानों, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पेशेवरों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, दवाओं और फार्मेसी की रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए एक सिस्टम स्थापित करना। इसके तहत व्यक्तियों, स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के लिए आसानी से सुलभ होने वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रावधानों की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। यह करना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो ये आपका ABDM है अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं को देखते हैं। देखिए, इससे क्या क्या जुड़े हैं? जैसे सेवा प्रदाता के तौर में अस्पताल और क्लिनिक तथा लैब, फार्मेसी, आरोग्य केंद्र, ये सेवा प्रदाता में आते हैं। संबद्ध निजी इकाइयों में TPA का और बीमा करता है तथा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां आती हैं। वहीं स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े पेशेवर कौन से? आधुनिक चिकित्सा और आयुष से जुड़े चिकित्सक और अन्य चिकित्सक। वहीं गैर लाभकारी संगठन, इसमें कौन शामिल है? विकास संबंधी भागीदार और एसोसिएशन के रूप में। प्रशासक में आपके 2 आते हैं, विनियामक और कार्यक्रम प्रबंधक। इसी प्रकार से नीति निर्माता में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आती हैं। अब बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मुख्य घटकों की। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट
ABHA ये जो अकाउंट नंबर है, इससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से प्राप्त और सहायक किया जा सकेगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की रजिस्ट्री की बात करें तो यह चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से जुड़ी जानकारी का एक व्यापक भंडार होगा। साथ ही तीसरा, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस, यह एक मुफ्त प्रोटोकॉल है। यह रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच अलग अलग प्रकार की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की भी उपलब्धता बनाए रखेगा। अब ये जो मिशन चलाया जा रहा है, इस मिशन अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके लाभ क्या हैं? तो इससे साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इससे स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित हो सकेगा। इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार उत्पन्न होगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता आदि में सुधार होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नीति आयोग मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए चीनी और नमक के उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि टैक्स लगाया जाए। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019-20 के अनुसार मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 20.6% था, जो कि बढ़ करके जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसमें 24% हो गया है। इस अवधि में पुरुषों में यह परसेंटेज 18.4% से बढ़ करके 22.9% हो गया है। देखिए, अधिक वजन और मोटापे का आशय क्या है? आशय है शरीर में असमान या अत्यधिक वसा का जमा होना। इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक अधिक वजन और मोटापे की समस्या केवल उच्च आय वाले देशों की समस्या मानी जाती थी, परंतु अब यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों, मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में यह समस्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। दुष्प्रभाव क्या होंगे इसके? अधिक वजन और मोटापे से पीड़ित लोगों में निम्नलिखित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 मधुमेह, कोरोनरी हृदय रोग और आपका हृदयाघात और स्लीप एपनिया, सोते समय सांस लेने में रुकावट आदि, ये कुछ दुष्प्रभाव हैं। अब इस समस्या से निपटने के सुझाव क्या देखें तो वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों पर और अधिक कर लगाया जाना चाहिए। बिना ब्रांड वाले नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल चिप्स और स्नैक फूड पर 5% GST लगता है। वहीं ब्रांडेड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए यह 12% दर है। वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों के पैकेट के सामने वाले हिस्से पर लेबल लगाना, साथ ही उनके मार्केटिंग और विज्ञापन पर भी नजर रखा जाना चाहिए। इससे पहले भी इस मुद्दे से निपटने के लिए नीतिगत विकल्पों को तलाशने पर चर्चा की गई थी। इसके लिए मातृत्व, किशोरावस्था और बचपन में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि IPR अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ये कानूनी अधिकार होते हैं। ये अधिकार औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों से सृजित कृतियों और या आविष्कारों की रक्षा करते हैं। सबसे आम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसमें पेमेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और ट्रेड सीक्रेट ये चीज़ें शामिल होती हैं। जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये वस्तुतः बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वृद्धि, आविष्कारों और रचनात्मक के संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। ये उपभोक्ताओं को उनकी खरीद की सुरक्षा, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता के बारे में एक शिक्षित विकल्प देने में मदद करते हैं। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित मुद्दों की बात करें तो बड़े पैमाने पर नकल, साहित्यिक चोरी, पायरेसी और IPR उल्लंघन के मामले मौजूद हैं। IPR को लागू करने की स्थिति बहुत खराब है। इससे जुड़े अदालती मामले जो है वर्षों तक लंबित रहते हैं। दवा कंपनियों के लिए चिंता का एक और मुद्दा भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3D है। यह धारा किसी भी उत्पाद में मामूली बदलाव करके पेटेंट में नवीनीकृत की अनुमति नहीं देती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की बात करें तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ, ये आपका है CIPAM, इसे IPR नीति को लागू करने और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। आगे देखते हैं, ये जो आपका बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ है, इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
DPIIT ने फिक्की के सहयोग से IPR से जुड़े मामलों से जुड़े अपराधों से निपटने में पुलिस की सहायता करने के लिए एक IPR एनफोर्समेंट टूलकिट लॉन्च किया है। IPR को समझने में युवाओं, नवोन्मेषकों और उद्यमियों को या उद्यमियों की सहायता करने के लिए L2 Pro पहल की शुरुआत की है। अब ये L2 Pro क्या होता है? इसका आशय अपने नवोत्पादों को सुरक्षित और बेहतर करना सीखें। लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। अब जो सुर्खियों में चीजें रही उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय भाषा का दर्जा के संबंध में। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की उठाई है। वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओडिशा। ठीक है। संस्कृत मंत्रालय के अनुसार किसी भाषा को शास्त्रीय घोषित करने के लिए दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। कैसे दिशा निर्देश हैं? तो ऐसी भाषा के प्रारंभिक ग्रंथों का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना हो। ऐसी भाषा के प्राचीन काल या ग्रंथों का संग्रह होना चाहिए। साथ ही इसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक मूल्यवान विरासत माना जाना चाहिए। ऐसी भाषा की साहित्यिक और परंपरा मौलिक होनी चाहिए या किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा साहित्य से भिन्न होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं बाजार अवसंरचना संस्थान के बारे में, MII के बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण बाजार अवसंरचना संस्थान है। यह देश का सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस सभी बाजार अवसंरचना संस्थान हैं। ये देश के महत्वपूर्ण आर्थिक गलियारों या महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक मजबूत या महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो आपका मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है, ये शेयर बाजार के सुचारू और बाधा रहित कामकाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। MII अवसंरचना विकास संस्थान, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये जो है देखिए स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस सभी बाजार अवसंरचना संस्थान MII यही हैं। ये देश के महत्वपूर्ण आर्थिक बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा होता है। ये जो बाजार अवसंरचना संस्थान है, ये शेयर बाजार के सुचारू और बाधा रहित कामकाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। MII की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण प्रकृति को जालान समिति की रिपोर्ट द्वारा भी प्रकट किया गया था। इसमें सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण, जुटाई गई पूंजी और ब्रोकर्स और डिपॉजिटरी के साथ निवेशक खातों की संख्या के संदर्भ में MII की अभूतपूर्व वृद्धि का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं भाखड़ा नंगल ब्यास प्रबंधन बोर्ड के बारे में। देखिए सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए मानदंडों में बदलाव कर उन्हें अधिसूचित किया है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड वस्तुतः पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के प्रमुख कार्यों की बात करें तो भाखड़ा नंगल और ब्यास परियोजनाओं से जल और विद्युत आपूर्ति का विनियमन करना है। देखिए इसमें जो है ब्यास सतलुज लिंक परियोजना और पोंगबाद परियोजना इन्हें जोड़ा गया है। सतलुज, रावी और ब्यास नदियों से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को जल की आपूर्ति का विनियमन करना है। देखिए अगला है कोयले के लिए साझा नीलामी विंडो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयले के ई ऑक्शन की सिंगल विंडो क्लियरेंस को स्वीकृति दे दी है। अब कोयला कंपनियों विशेष क्षेत्र के लिए नीलामी की एक जगह एक साझा ई नीलामी विंडो के जरिए कोयले की पेशकश को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में केवल बाजार बिखरा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप बाजार के प्रत्येक खंड में एक ही ग्रेड के कोयले लिए कई अलग अलग बाजार आधारित दरें हैं। लगभग यह ई नीलामी विंडो बाजार में मौजूदा खामियों को दूर करेगी। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए एकल दर लागू करेगी, बाजार की परिचालन क्षमता में वृद्धि करेगी। इसके अलावा यह घरेलू की ओर अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करेगी। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA भारत और फ्रांस 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान के इंजन का संयुक्त विकास करने के लिए एक समझौते को संपन्न करने के लिए चरण में है। इस
इंजन को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और फ्रांस की इंजन विनिर्माता कंपनी सैफरन के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है, इसमें स्टील्थ और नॉन स्टील्थ कॉन्फ़िगरेशन दोनों होंगे। इसे 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। और यह जो उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान है, ये इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी और यह इसे सुपरसोनिक क्रूज गति प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। आगे बात कर लेते हैं हर्मेटिक वाइपर के बारे में। देखिए, यह एक डेटा वाइपर मेलवेयर है। इसे यूक्रेन में कंप्यूटरों में देखा गया है। डाउनलोड होने पर ये मेलवेयर लक्षित डिवाइस से पूर्णतः डेटा को डिलीट कर सकता है या डेटा को इस तरह डिलीट कर सकता है या कर देता है कि उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मेलवेयर वस्तुतः वायरस, रैमसरवेयर, स्पाईवेयर आदि सहित कई दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर वेरिएंट्स का एक सामूहिक नाम है। आगे बात कर लेते हैं वेनेरा डी मिशन के बारे में। तो यह शुक्र ग्रह के अन्वेषण पर आधारित एक मिशन है, वेनेरा डी मिशन। यह रूस के रोस्कोसमोस और संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद रूस स्वयं ही या चीन की भागीदारी के साथ इस मिशन का संचालन करेगा। भविष्य में शुक्र के अन्वेषण के लिए अन्य जो मिशन भेजे गए उसमें भारत का शुक्रयान है, नासा का प्रस्तावित डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, वीनस एक्सेसिबिलिटी, रेडियो साइंस, इंसार टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष या 2021 का जो 2021 से 2022 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या रहा है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। आगे बात करते हैं, ज्ञातव्य है कि इस दिन भारतीय भौतिक विज्ञानी सर वी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी या रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रमन प्रभाव के बारे में बात करें तो प्रकाश में फोटॉन नामक कण होते हैं, जो इन कणों की ऊर्जा उस आवृत्ति के समानुपाती होती है जिसके साथ वे गति करते हैं। जब वे उच्च गति पर एक माध्यम में अणुओं से टकराते हैं तो उस कोण के आधार पर विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होकर के प्रकीर्णित हो जाते हैं, जिस कोण से वे अणुओं से टकराते हैं इसके अनुसार नीला प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लचित बोरफुकन के बारे में। तो राष्ट्रपति ने अहोम सेना के जनरल रहे लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया है। देखिए, लचित बोरफुकन 17वीं शताब्दी के दौरान अहोम वंश, जो कि असम का एक वंश है, के एक सेनापति थे। वे ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई सरायघाट की लड़ाई के लिए विख्यात हैं। यहाँ उन्होंने वर्ष 1871 में मुगलों को पराजित किया था। लाचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा बोरफुकन के रूप में नियुक्त किया गया था। बोरफुकन जो है यह कार्यकारी और न्यायिक दोनों शक्तियों से संपन्न पदवी होती थी। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक साहस, बहादुरी, देशभक्ति और कुशल नेतृत्व करता है। पद्मा नायडू की बात करें तो पद्मजा नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्यपाल थी। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू की पुत्री थी। वह रेड क्रॉस से जुड़ी हुई थी और वर्ष 1971 से 1972 तक वह भारतीय रेड क्रॉस की अध्यक्ष रही थी। दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है और उनके द्वारा प्रदर्शित मूल्य में क्या है तो देशभक्ति और निस्वार्थ भावना। अब चर्चित स्थलों में आप बात कर लेते हैं चेरनोबिल के बारे में। तो खबरों के अनुसार चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। यह कहाँ पर स्थित है तो यह यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में बेलारूस की सीमा पर स्थित है। चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में बात करें तो वर्ष 1986 में एक दोषपूर्ण रिएक्टर डिजाइन का परिणाम था। उस समय इसे अपर्याप्त प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। अपर्याप्त, ठीक है। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के बारे में बात करें तो यह यूक्रेन का वह क्षेत्र है जहां रेडियोधर्मी संदूषण आज भी सर्वाधिक है। यह इस क्षेत्र में आम लोगों की पहुंच और निवास प्रतिबंधित है। यह क्षेत्र लगभग 1000 वर्ग मील में विस्तारित है। वहीं सैन्य अभ्यास की बात करें तो धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास, तो देखिए यह भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।